नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में और विद्या गुरुकुलम के इस परिवार में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास नंबर 3 में क्या सब पढ़ने वाले हैं उसका डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इस रफ्तार सीरीज के बारे में यूट्यूब पे फ्री क्लासेज कराया जा रहा है, थ्योरी सीरीज, जो कि आपको कोई नहीं कराने वाला है। यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट जीएस प्लस हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेज आपको चल रही है टाइम टू टाइम। आप लोग ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए देखते हैं आज क्या सब पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आज हम लोग रफ्तार सीरीज में इकोनॉमिक्स, इसमें क्लास नंबर 3 इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखने वाले हैं। बीच में हम लोग जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं अभी तक उसको भी देख चुके हैं, क्योंकि वो जितने भी आगामी एग्जाम थे एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आ रहे हैं, तो वो आपको करा दिया गया था। और इकोनॉमिक्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन प्लस डिटेल 1 शॉर्ट वीडियो भी हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऑल स्टेट एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीएस में एनसीईआरटी के तौर पे बेसिक प्लस 1 लाइनर फैक्ट भी करा रहे हैं, जो आपको यूपी टेट और सी टेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं, जो कि एक ही क्लास में माइक्रो से लेकर न्यूक्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 टाइप होते हैं उसको भी कवर करने वाले हैं, जिसमें और माइक्रो से लेके सर्कुलर इकोनॉमिक्स तक का सफ़र करने वाले हैं। इतना देखिए, इतना अच्छा कंटेंट जो कि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करके लाते हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला है, खास करके यूट्यूब पे। आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप जिस भी ग्रुप में एक्टिव हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें। एक रिवीजन नोट्स होने वाला है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल है, प्लस टेलीग्राम डॉट ग्रुप का लिंक लगा हुआ है। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर, टाइम टू टाइम अपडेट्स सारे मिलते रहते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक रूपरेखा देखते हैं क्या सब पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र की रूपरेखा, द मैपिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र फाउंडेशन इसमें 2 टाइप में रखा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसका चलिए और एक बार फिर से डिटेल से चर्चा करते हुए। हिंदी में जिसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का हिंदी होता है व्यष्टि और मैक्रो का होता है समष्टि। दूसरा पढ़ने वाले हैं फ्री मार्केट गवर्नमेंट, जो क्लासिकल बहस बनाम मार्केट और गवर्नमेंट के बीच है, उसको देखने वाले हैं। अदृश्य परतें, संस्थागत जो अर्थशास्त्र है उसको भी देखने वाले हैं। जो इकोनॉमिक्स में जो टैक्स सब लगता है उसको छुपी हुई है उसको भी देखने वाले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण देखने वाले हैं, नारीवाद अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं हम लोग, और सर्कुलर दृष्टिकोण से भी देखने वाले हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं हम लोग, उसको भी देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला आ जाता है आपको माइक्रो वर्सेज मैक्रो, व्यष्टि बनाम समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों में क्या अंतर है। तो माइक्रो को देखते हैं, नाम है व्यष्टि। दृष्टिकोण बॉटम से अप, नीचे से लेकर ऊपर तक इसका दृष्टिकोण है। फोकस व्यक्तिगत इकाई, एक इंडिविजुअल पर्सनल, किसी इंडिविजुअल फैक्ट्री, किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे किसी एक खास कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी एक खास सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक फार्म, जैसे किसी फार्म, एक परिवार की आय की बात करेंगे तो उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र करेंगे, किसी एक खास परिवार की बात करेंगे, जैसे अंबानी फैमिली की बात करेंगे तो अंबानी फैमिली की बात करेंगे, प्लस उनकी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी से सभी लोग को फायदा है। जैसे जियो की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
माइक्रो में किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, किसी एक सिंगल चीज़ की बात करेंगे। कोई एक ऐसा रोज़गार लगा रहा है जिससे उसके पूरे परिवार को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई ऐसा फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे हमें पूरे देश के जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, जैसे अडानी जी भी बहुत सारे जगह फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, तो उनसे देश की जीडीपी में तो थोड़ा मोड़ा योगदान हो ही रहा होगा, जैसे क्या कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वो खुद के लिए कुछ पर्सनल चीज़ बना रहे हैं तो वो उनका हो गया, तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मुख्य विषय होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का किसी विशेष वस्तु की कीमत तय करना, प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी खास चीज़ ये वस्तु का प्राइस क्या है उसका डिटरमाइन करना। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र होता है टॉप टू डाउन, ऊपर से लेके नीचे तक, ये ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ है। फोकस, इसका फोकस होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे, द होल इकोनॉमी। किसी भी देश की, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, उसका क्या जीडीपी है, उसका क्या जीएनपी है, उसमें योगदान। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा आप लोग, पिछले क्लासेज में एक संपूर्ण रिवीजन कराया गया था आपका इकोनॉमिक्स का, तो उसे ज़रूर देख लें। मुख्य विषय राष्ट्रीय आय बेरोजगारी। इसका मुख्य विषय क्या है, जो नेशनल इनकम है वो कितना है, बेरोजगारी रेट कितना है, और इन्फ्लेशन कितना है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये नेशनल वेरिएबल्स, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर है, किसी जैसे कंपेयर करेंगे, चाइना से कंपेयर करेंगे, अमेरिका के जीडीपी से कंपेयर करेंगे, तो इसी कंपेयरिंग को क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख की मतलब क्या फंक्शन है, चर क्या है उसके। जीडीपी, जैसा कि आप लोग बताए थे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। आर्थिक विकास का पैमाना, इसका क्या पैमाना है एक वर्ष में, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं हम लोग। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार न मिलना, इसे क्या कहते हैं, वो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। जिसे काम तो करने की इच्छा है प्लस उनके लिए रोजगार ही नहीं है, तो भारत में ये अभी हाई चल रहा है इन्फ्लेशन रेट। उच्च दर, संसाधनों की बर्बादी, अगर उच्च दर हो जाएगा तो क्या होगा, संसाधनों की बर्बादी होगी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे पैसा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो रही है। जैसे आप लोग सुने होंगे डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है और इंडिया का जो करेंसी है रुपया, उसका वैल्यू घट रहा है। अभी जो पेट्रोल दाम का इतना महंगा हो रहा है, तो क्यों हम लोग दूसरे कंट्री से खरीद सकते हैं, क्योंकि नहीं खरीदने का कारण ये है पीएम मोदी जी, जो हमारे जो रुपया का जो वैल्यू है वो तो गिरता ही जा रहा है, तो उससे हमारा परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे ही कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आ जाएगा, धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगेगी। सभी चीज़ का दाम तो बढ़ ही रहा है, देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, सभी चीज़ महंगा हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद जितने भी आधा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले मटेरियल हैं वो सभी हाई रेट पे आ जाएंगे। इसलिए याद रखिए आप लोग, जितना भी परचेजिंग पावर कम हो जाता है जबकि इन्फ्लेशन हाई होता है। तो चलिए आगे बढ़ने वाले। बाजार बनाम सरकार, एक ऐतिहासिक बहस करते हैं, जो मार्केट और गवर्नमेंट के बीच क्या कंपैरिजन है, जिसे कि क्लासिकल अर्थशास्त्र कह सकते हैं। इसके विचारक कौन थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, जिसे क्लासिकल अर्थशास्त्र के जनक माना गया है। सिद्धांत इनका क्या था, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड था। मान्यता, बाजार अपने आप संतुलित हो जाता है, इनका मान्यता था कि बाजार अपने आप संतुलित हो जाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, मतलब मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए, जो कि अभी बहुत बढ़ गया है। अब तो मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। जबकि कीनेसियन अर्थशास्त्र कहता है, जिसके विचारक कौन थे, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनका सिद्धांत था समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड करते थे, जो कि महत्वपूर्ण है। इनका मानता था कि बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता,
मंदी में सरकार हस्तक्षेप आवश्यक। हाँ, जैसे कि अभी मुद्रास्फीति हो गया है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, उस मंदी आ गई है। मंदी मतलब क्या, जब सरकार पूरा बिकना बंद हो जाए, सारा चीज़ मटेरियल उत्पाद तो ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका सेलिंग ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, मंदी की अवस्था कहेंगे। जब महंगाई ज़्यादा हो जाए, उसके कारण मंदी हो जाए, तो उसे हाई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्लासिकल अर्थशास्त्र के 3 मूल सिद्धांत। पहला है सेज लॉ, सेज का नियम, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। इनका कहना था कि आपूर्ति जो है, जितना प्रोडक्शन करेंगे वो उसकी मांग स्वयं पैदा करेगी। जितना जिस भी मटेरियल, एक बुक खरीदते हैं मान लीजिए मार्केट से, अगर उसका डिमांड ज़्यादा होगा तो आपूर्ति भी ज़्यादा होगी, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसा भी किसी कंपनी का मोबाइल ज़्यादा बिक रहा है, मानते हैं आईफोन ज़्यादा बिक रहा है, तो उसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा बिक रहा होगा। कोई नया फ़ोन ऐसा मार्केट में लॉन्च होता है जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, अगर वो ज़्यादा डिमांड में है तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जाएगा। यही कहा गया है सेज लॉ में। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति के करीब काम करती है। और तीसरा क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट, कीमतें और मजदूरी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, जो हमेशा संतुलन लाती है। कीमत और मजदूरी जो है हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, जो कि संतुलन लाती है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि संस्थागत अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ, इंस्टीट्यूशनल फोकस इनका 90% रहता है। नियम और कानून, लॉ, लेन देन की लागत, इनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उस पर रहता है। सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स, संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स और तथ्य। संस्थाएं वे नियम है जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती है, मानव जैसे मार्केट में, और उसकी प्राइस क्या है, लेन देन मुफ्त और उत्तम होना चाहिए, इन सभी पे इनका फोकस रहता है। इनका कहना है कि इंस्टीट्यूशनल फोकस 90% रखना चाहिए नियम और कानून पे, जबकि बाजार पे, कीमतें और लेन देन और मुफ्त और उत्तम पे 10% फोकस रहना चाहिए सरकार का। चलिए, संस्थागत विचारधारा, ओआई बनाम आधार यानी कि बेसिस। ओआई क्या है, तो पुराना, ओल्ड, एनआई न्यू। विचारक कौन थे, वेबलिन जो कि कॉमन्स है, नॉर्थ विलियमसन एनआई के नया का विचारक है। इनका प्रकृति क्या था, विकासवादी, अनौपचारिक, जबकि नया का तार्किक विकल्प है, रैशनल चॉइस। फोकस क्या है, तकनीकी और संस्थापित परंपराएं बदलाव का विरोध करती थी, और जबकि नया का है लेन देन की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और संपत्ति के अधिकार पे फोकस करते हैं लोग। मॉडल क्या है, तो गणितीय मॉडल पर कम उपयोगी है, इनका मानना है पुराना, जबकि नया का मानना है कि नियो क्लासिकल मॉडल का विस्तार और संशोधन होना चाहिए। ये सब थ्योरी है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता है एसएससी में। पूछा जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म, जीएनपी का फुल फॉर्म, और मुद्रास्फीति क्या है, हाई इन्फ्लेशन रेट कब होता है, इसको डिटेल से समझ लीजिए। लेन देन की लागत, आर्थिक प्रणाली को चलाने की लागत, लेन देन की लागत ही क्या है, नया नियम है। लेन देन से पहले अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं, बातचीत करने की लागत। किसी भी चीज़, कोई प्रोडक्ट हमको बेचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। एक आदमी से दूसरे आदमी संपर्क बनाएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, उसकी लागत के बारे में, उसका कितना कॉस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। एक्स पोस्ट यानी लेन देन के बाद। लेन देन के बाद क्या करेंगे, अनुबंध को लागू करने और निगरानी, मॉनिटरिंग की लागत पे ध्यान देंगे। संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी ऑफ राइट क्या कहता है, सुरक्षित संपत्ति अधिकार आर्थिक विकास का मूल है।
राज्य स्टेट का काम है इन्हीं अधिकारी को प्रभाषित करना और लागू करना ताकि लेन देन की लागत कम हो सके। राज्य का ये काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारीवादी अर्थव्यवस्था बाजार से परे हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक में एक पूंजीपति आदमी, मुख्य आलोचना इसका क्या है? मुख्य धारा का अर्थशास्त्र केवल स्वार्थी, स्वतंत्र और केवल बाजार पर निर्भर पुरुष को आधार मानता है, जबकि नारीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है? दृष्टिकोण से मनुष्य परस्पर निर्भर, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। नारीवादी दृष्टिकोण से देखिएगा, मनुष्य परस्पर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। अर्थव्यवस्था केवल बाजार विनिमय नहीं बल्कि प्रोविजनिंग, जीवित रहने और फलने फूलने का साधन जुटाता है। सामाजिक इसका सोशल मानदंड देखेंगे तो हमारी पसंद और भूमिका को आकार देता है। ये अर्थव्यवस्था ये केवल व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका है, इसमें व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता। केयर इकोनॉमी और अदृश्य का, जैसे कि विजिबल क्या है? जीडीपी, जो कि पेड वर्क है, कहीं भी पेड किया जाता है, और जो इनविजिबल है इकोनॉमिक्स में अनपेड और हिडन, जैसे जीएसटी ले लेते हैं। हर एक मटेरियल आप कुछ भी खरीदते हैं आपको जीएसटी पेड करना पड़ता है। ये एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम तो रखा गया है। चलिए समझते हैं। अदृश्य इंजन, बच्चों को देखभाल, घर का काम और बुजुर्गों की सेवा। यह अनपेड अवैतनिक काम वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाता है। बहुत से काम है, बच्चों की देखभाल करना एक महिलाओं द्वारा किया जाता है, घर का काम करना, बुजुर्गों की सेवा करना, यह अवैतनिक काम है, इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आंकड़ा, राष्ट्रीय जीडीपी, गणना में इस काम को शामिल नहीं किया जाता, फिर भी अनुमान है कि जीडीपी का 50% से 43% के बराबर है। जीडीपी गणना में इस काम को शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय में, फिर भी जीडीपी का 15% से 43% के बराबर है ये आंकड़े। निष्कर्ष, वैतनिक पेड काम तभी संभव है जब पीछे कोई अदृश्य केयर का काम करता रहता है। यह केवल लीज्योर नहीं माना जा सकता। मतलब है, अगर आपके पीछे कोई वर्किंग पर्सनालिटी है, कोई वर्किंग पर्सन आपके पीछे है, तभी आप कोई काम कर सकते हैं, केयर का काम कर सकते हैं, किसी भी अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं। कोई कमाने वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय अर्थव्यवस्था एक आधुनिक संकट है, इसके बारे में द लीनियर इकोनॉमिक्स। टेक, सीमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक्सक्रीशन, मेक, ऊर्जा का भारी उपयोग और उत्पाद बनाना, डिस्पोज, लैंडफिल या जलाकर नष्ट कर देना, सही कहते हैं डिस्पोज। समस्या यह है कि यह वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है कि पृथ्वी के पास अनंत संसाधन है और कचरा खपाने की अनंत क्षमता है। ये तो पृथ्वी पे एक मतलब ऐसी मान्यता चल गई है कि पृथ्वी के पास अनंत संसाधन है, कचरा इतना फेंका जा रहा है वो, जबकि वो कचरा का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान्यता है कि उसके पास, पृथ्वी के पास रिसाइकल करने की क्षमता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमिक्स, कोई भी चीज़ बनता है तो वो रिटर्न होके हमारे पास आना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमिक्स। मुख्य सिद्धांत इसका है, कोर प्रिंसिपल, डिजाइन आउट वेस्ट, कचरा कोई दुर्घटना नहीं, डिजाइन की खामी है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप फेंक देते हैं तो उसको रिसाइकल के द्वारा यूज कीजिए और पृथ्वी को सेफ रखिए। कीप मटेरियल इन यूज, उत्पादों को लंबे समय तक उपयोग करें, मरम्मत और रिसाइकल से काम चलाएं, ना कि उसको फेंक दें कहीं भी। कोई भी चीज़ अगर आपका पुराना हो जा रहा है तो उसको, जितने भी कबाड़ वाले आते हैं उधर भेज दें,
वहाँ से रिसाइकल कराएं। उससे आप देश के एक सर्कुलर इकोनॉमिक्स में योगदान दे रहे हैं, और देश के इकोनॉमी को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर मानते हैं एक बुक का पेज बनता है तो उसे बनाने में कितना पेड़ काटा गया होगा एक बुक में। अगर आप वही बुक पढ़ लेते हैं, अगर आपको उसका उपयोग नहीं है तो आप उसे दूसरे स्टूडेंट को दे सकते हैं, या उसका रिसाइकल के लिए दे सकते हैं। इसे नया मार्केट में बना के नया बुक आएगा, उसी का अलग अलग एडिशन आते रहेगा, ऐसा ही कहा जाता है। और उसको फेंक देने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये अगर आपके घर में ही कोई दूसरा स्टूडेंट है तो उसे नया बुक ना खरीदाएं, क्योंकि NCERT सब इतना अच्छा बुक है जो आपको बार बार यूज होते रहता है, उसी का यूज करें। रीजनरेट नेचर, प्राकृतिक प्रणालियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें पुनर्जीवित करना है। जितने भी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है उसको नष्ट ना करें, उसके बजाय उन्हें पुनर्जीवित करें, उन्हें नया जीवन दें। प्रोडक्ट एज ए सर्विस, जैसे मशीनरी, कोई भी मशीन लीज पर लेते हैं, कोई भी ज़मीन लीज पर लेता है आदमी, उसका उपयोग करने के लिए, तो उसी तरह अर्थव्यवस्था का वैचारिक विकास, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स। सबसे पहले मार्केट देखेंगे, स्पेस कहा गया है स्वतः संतुलित हो जाता है, जबकि सरकार गवर्नमेंट दूसरे स्टेप में देखेंगे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि किसी में कहा गया है कि सरकार का हस्तक्षेप मंदी के टाइम पे करना चाहिए, जैसा कि हम लोग भी पढ़ते आए हैं। स्टेप 3, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, NI, नियम और लेन देन की लागत करना चाहिए। सोसाइटी, समाज, केयर इकोनॉमी होना चाहिए। प्लेनेट, ग्रह सर्कुलर स्थिति में होना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए। जो चीज़ हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो रिटर्न होकर फिर हमारे ही पास आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था अब केवल पैसों का अध्ययन नहीं है, यह मानव और ग्रहों के अस्तित्व का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स हमारे जितने प्लेनेट पे हम रहते हैं उस प्लेनेट को बचाने का एक साधन बन चुका है। इससे मानवता को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास के सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। इसलिए आप उसे बनाएं, अपने पृथ्वी को बचाने में योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उसे, वीडियो को। निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष पे हम लोग निकले हैं, अर्थव्यवस्था शून्य से काम नहीं करती, यह संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस और नियमों से बंधी हुई है। इसके कुछ रूल हैं, जो उसी रूल के खिलाफ अगर जाइएगा तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। अदृश्य कार्य, केयर इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दीर्घकालीन विकास के लिए लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की संक्रमण अनिवार्य है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को इकोनॉमिक्स के टाइप्स थे ये सभी लोग, सभी टाइप्स कंप्लीट हो गए होंगे। तो विद्या GS फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस सीरीज के बारे में। धन्यवाद।